मैडम जी, आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये मार्केट का मोड़ है, यहीं उतर जाइए। आप आगे क्यों नहीं जाएंगे? मैडम, इस इलाके में पैसा वसूली बहुत होती है। मैं इधर गया तो पुलिस वाले मेरा टेम्पू कब्जा कर लेंगे। भैया, एक पानी की बोतल मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैडम, अपना पानी का बोतल। और कुछ चाहिए मैडम जी? नहीं भैया। ये लीजिए अपना पानी का पैसा। हेलो, रघुनाथ रेड्डी साहब। क्या है बे? आपसे एक बात करनी थी। देख नहीं रहा, बिजी हूँ। साहब बस 1 मिनट सुन लो। आज दुकान पर एक ऐसी लड़की देखी है, कसम से दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा, ऐसी बात है? भी मेरी दुकान से पानी लेकर गई है, एकदम स्वर्ग की अप्सरा है साहब। अगर ये आपके हाथ लग गई ना, तो आप मुझे शाबाशी देते नहीं थकोगे। सच्ची? ठीक है, तू नजर रख, मैं यहीं पास में हूँ, काम निपटा कर अभी आ रहा हूँ। अरे ओ बुढ़िया, सुनाई नहीं देता? हफ्ता कौन देगा? तुम लोगों को कितनी बार बोला गया है कि हफ्ता महीना पूरे होने से पहले ही जमा कर देना है। अब रहम करो, आज तो बोहनी भी नहीं हुई है। मेरा बेटा बीमार पड़ा है, दवा के पैसे भी नहीं है। कल कल किसने देखा है बे? नहीं सरकार, ऐसा मत करो। मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रुको! शर्म नहीं आती आपको? एक बुजुर्ग महिला जो आपकी माँ की उम्र की है, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आपको जरा भी झिझक नहीं हुई? अरे भाई देखो तो सही, कौन आया है हमें कानून सिखाने? एक नाजुक सी कली। ए मैडम, नई नई आई हो क्या इस शहर में? पता नहीं है ये किसका इलाका है? यहाँ कानून की किताब नहीं, इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी का डंडा चलता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन सब्जियों का हुआ है। जुबान संभाल कर बात कीजिए इंस्पेक्टर। आप जिसे ट्रेलर कह रहे हैं, वो आपकी बर्बादी की शुरुआत भी हो सकती है। वर्दी की इज्जत करना सीखिए। साहब, यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने फोन पर बताया था, लाल सूट वाली। ओहो, इसके तेवर तोड़ने में बड़ा मजा आएगा। रघु दादा तो इस पर खजाना लुटा देंगे। ओहो, तो ये है वो शिकार जो खुद चलकर शिकारी के जाल में आया है। नल्लन बिशन बुढ़िया को छोड़ो, हमारे मेहमान का स्वागत करो। मैडम को थाने ले चलो, वहाँ आराम से बैठकर कानून पर चर्चा करेंगे। छोड़ो मुझे, तुम लोग पछताओगे। पछताएंगे तो बाद में, अभी तो जश्न मनाएंगे। उधर शहर के डीएम ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। माहौल ऐसा था जैसे कोई बम फट गया हो। डीएसपी अरविंद, जो एक ईमानदार लेकिन थोड़ा डरपोक किस्म के अफसर थे, पसीने से लथपथ थे। वो सामने खड़े 3-4 पुलिस अधिकारियों पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोगों की अक्ल घास चरने गई है। अरविंद का चेहरा गुस्से और डर से लाल था। तुम लोगों ने मैडम को वहां अकेले जाने कैसे दिया? तुम्हें पता है वह कौन सा इलाका है? वो शेरू ठाकुर का गढ़ है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, शेरू की मर्जी के बिना। और तुम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां बिना सिक्योरिटी के भेज दिया। एक सब इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, सर, मैडम ने ही मना किया था। उन्होंने कहा कि वह सीक्रेट इंस्पेक्शन गुप्त जांच पर जाना चाहती हैं। अगर पुलिस साथ होगी तो असलियत सामने नहीं आएगी। उन्होंने हमें सख्त आर्डर दिया था कि कोई पीछे नहीं आएगा, तो तुम मान गए। अरविंद ने मेज पर हाथ मारा। अगर मैडम को एक खरोच भी आ गई ना, तो हम सबकी वर्दी उतर जाएगी। सस्पेंड होना तो छोटी बात है। अगर शेरू ठाकुर के आदमियों को पता चल गया कि वह डीएम है, तो भगवान ही मालिक हैं। तभी दरवाजे पर बूटों की खटखट आवाज आई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। एएसपी रंजीत वर्मा कमरे में दाखिल हुए। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर एक ऐसी शांत थी जो तूफान से पहले होती है।
रंजीत वर्मा जिले के नए एएसपी थे और बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। सभी पुलिस वालों ने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। रंजीत ने डीएसपी अरविंद की घबराई हुई हालत देखी। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ अरविंद? पूरा ऑफिस सिर पर क्यों उठा रखा है और तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? डीएसपी अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, सर वो डीएम मोमिता। मैडम क्या हुआ मोमिता जी को? रंजीत ने पूछा। सर वो साधारण कपड़ों में एक आम लड़की बनकर शेरू ठाकुर के इलाके में गई है, वह भी बिल्कुल अकेली। अरविंद ने बताया, सर आप तो जानते हैं शेरू ठाकुर कौन है। वो आदमी प्रशासन, नेता, मंत्री सबको अपनी उंगली पर नचाता है। वहां पुलिस का नहीं उसका राज चलता है। वहां की हवा भी उसकी मर्जी से बहती है। अगर उसने मैडम के साथ कुछ, अरविंद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। उनका गला रंध गया। कमरे में मौजूद बाकी पुलिस वाले सिर झुकाए खड़े थे। सबको लग रहा था कि अब एसीपी साहब भी भड़केंगे, डांटेंगे या फिर तुरंत पूरी फोर्स भेजने का आर्डर देंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एएसपी रंजीत वर्मा जोर से हंसे। हाँ, डीएसपी अरविंद और बाकी अफसर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या एएसपी साहब पागल हो गए हैं? डीएम मैडम खतरे में हैं और ये हंस रहे हैं? सर, अरविंद ने झिझकते हुए पूछा, आप हंस रहे हैं? वहां मैडम की जान पर बनाई है। रंजीत वर्मा ने अपनी हंसी रोकी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। वो अरविंद के करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरविंद, रंजीत ने भारी आवाज में कहा, तुम अभी मोमिता को जानते नहीं हो। तुम शेरू ठाकुर से डर रहे हो। अरे मुझे तो डर उस शेरू ठाकुर और उसके गुंडों के लिए लग रहा है। आज यमराज शेरू के इलाके में नहीं, बल्कि शेरू के इलाके में यमराज खुद चलकर गया है। मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं। अरविंद कंफ्यूज थे। रंजीत वर्मा खिड़की के पास गए और बाहर देखते हुए बोले, आप सब निश्चिंत रहिए, बस तमाशा देखिए। मोमिता कोई साधारण डीएम नहीं है। वो वहां क्यों गई है और क्या करने वाली है, ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बस एक काम करो, बैकअप फोर्स तैयार रखो, लेकिन तब तक मूव मत करना जब तक मेरा आर्डर ना आए। इतना बोलकर एएसपी रंजीत वर्मा वहां से चले गए, अपनी जीप की चाबी घुमाते हुए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी कॉन्फिडेंस था। अरविंद और बाकी पुलिस वाले थक्के बक्के खड़े रह गए। आखिर एसपी साहब को इतना भरोसा क्यों है? और उधर मोमिता के साथ क्या होने वाला है? इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी की जीप थाने के कंपाउंड में एक झटके के साथ रुकी। यह थाना कम और किसी पुराने खंडहर जैसा ज्यादा लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और कोने कोने में पान की पीक थूकी हुई थी। यह वही थाना था जहां फरियाद कम सुनी जाती थी और फैसले ज्यादा बेचे जाते थे। उतरो, हवलदार ने रूखेपन से मोमिता के हाथ को झटका देते हुए कहा। मोमिता चुपचाप जीभ से नीचे उतरी। उन्होंने एक बार थाने की इमारत को देखा, जिस जगह को लोगों की सुरक्षा का मंदिर होना चाहिए था। आज वह शैतानों का अड्डा बना हुआ था। उनके चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत और डर का नाटक कायम था, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। वो हर चेहरे, हर कोने और हर सिपाही को नोट कर रही थी। रघुनाथ रेड्डी आगे आगे चल रहा था, सीटी बजाते हुए, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो सीधा अपने केबिन की तरफ गया और हवलदारों को इशारा किया, इसे लॉकअप में डालो, और खबरदार कोई इसे पानी भी नहीं पूछेगा जब तक रघु दादा नहीं आते। हवलदारों ने मोमिता को धक्का देते हुए एक अंधेरी और सीलन भरी कोठरी की तरफ धकेला। लोहे का भारी दरवाजा छरछराहट के साथ खुला और मोमिता को अंदर कर दिया गया। आराम कर ले मैडम, एक सिपाही ने गंदी हंसते हुए कहा और ताला जड़ दिया। मोमिता ने लोहे की सलाखों को मुट्ठी में भी। लॉकअप के अंदर अजीब सी बदबू थी। फर्श गंदा था। वहां एक कोने में जाकर वह खड़ी हो गई। उनकी नजरें थाने की हर गतिविधि पर थी। उन्हें पता था कि अब खेल शुरू होने वाला है। एक डीएम को लॉकअप में बंद करना रघुनाथ रेड्डी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। बस उसे इस बात का एहसास नहीं था। रघुनाथ रेड्डी का केबिन इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी अपनी कुर्सी पर धम से बैठा। उसने टोपी उतारकर मेज पर फेंकी और दराज से एक डायरी निकाली। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और रघु दादा का नंबर मिलाया। घंटी बजी, एक बार, दो बार, तीसरी घंटी पर फोन उठा। हाँ रेड्डी बोल।
क्या काम है? दूसरी तरफ से एक भारी और रबदार आवाज आई। पीछे कुछ शोरशराबा भी सुनाई दे रहा था, शायद ताश खेलने का या शराब की महफिल का। रघुनाथ रेड्डी के चेहरे पर चापलूसी वाली मुस्कान आ गई। भले ही रघु दादा उसे देख नहीं सकते थे। प्रणाम दादा, रघुनाथ रेड्डी ने कहा। अरे दादा, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपका दिल दिल बाग बाग हो जाएगा। याद है आपने कहा था कि शेरू भाई के जन्मदिन के लिए कुछ खास चाहिए। सीधे बात पर आ रेड्डी, पहेलियां मत बुझा। रघु दादा की आवाज में खींच थी। रघुनाथ रेड्डी ने आवाज धीमी की। दादा, मेरे लॉकअप में एक चिड़िया बंद है, लाल सूट में है, इतनी खूबसूरत कि बॉलीवुड की हीरोइनें भी फेल हो जाए। एकदम नया शिकार है, शहर से आई लगती है। बंसी ने खबर दी थी। मैंने उठा लिया, सोचा रघु भाई के दरबार में पेश करने से पहले आपको बता दूं। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर रघु दादा की आवाज में दिलचस्पी जागी। सच्ची बोल रहा है। देख ले रेड्डी, अगर अच्छा नहीं हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। दादा, आप मुझ पर भरोसा तो करो। एक बार देखोगे तो मुंह मांगी कीमत दोगे। बस आप जल्दी आ जाओ। मुझे डर है कहीं उसके घर वाले या कोई और लफड़ा ना हो जाए। मामला रफादफा करके इसे यहां से निकालो। रघु दादा ने कहा। ठीक है, मैं मिनट में पहुंच रहा हूं। और सुन, अगर वह वाकई वैसी हुई जैसी तू बता रहा है तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर मेरा टाइम खराब किया तो तुझे पता है, मेरा गुस्सा फोन कट गया। रघुनाथ रेड्डी खुशी से झूम उठा। उसने अपने हवलदार को आवाज दी। ओए छोटू, 2 कप चाय ला, बढ़िया वाली। रघु दादा आ रहे हैं। 15 मिनट बाद थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म झड़ी थी और आगे बम्पर पर लोहे की जाली लगी थी। गाड़ी रुकते ही उसमें से 4 हट्टे कट्टे गुंडे उतरे। उनके बाद अगली सीट से रघु दादा उतरा। रघु दादा का कद 6 फुट के करीब था। गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में कड़ा और मुंह में पान। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था जिसके ऊपर एक काली सदरी जैकेट थी। उसकी कमर में लगा रिवाल्वर कुर्ते के नीचे से साफ पता चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा बहशीपन था। थाने के संतरी ने उसे रोकने की जगह सलाम ठोका। रघु दादा ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे थाने के अंदर घुस गया। उसके पीछे उसका एक आदमी हाथ में एक काले रंग का चमड़े का बैग लिए चल रहा था। इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। आइए आइए दादा, गरीब खाने में आपका स्वागत है। रंगू दादा ने रघुनाथ रेड्डी को घूरा और बिना कुछ बोले सीधे उस कुर्सी पर बैठ गया जो रघुनाथ रेड्डी के सामने रखी थी। उसने मेज पर अपने पैर रख दिए। कहाँ है वो? रघु दादा ने पान चबाते हुए पूछा। रघुनाथ रेड्डी ने लॉकअप की तरफ इशारा किया। वो वहां अंदर है दादा, खुद देख लो। रघु दादा उठा और धीरे धीरे लॉकअप की तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह सलाखों के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर मोमिता दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। जैसे ही रघु दादा आया, उन्होंने अपनी नजरें उस पर जमा दी। रघु दादा ने मोमिता को देखा। लाल सूट, खुला हुआ बाल और वह बेमिसाल खूबसूरती। रघु दादा की आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली और रघु दादा ने सलाखों को पकड़ते हुए अपनी गंदी आवाज में पूछा, क्या नाम है तेरा गुड़िया? मोमिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। रघु दादा हंसा। अरे वहां तेवर भी हैं। और पीछे मुड़कर रघुनाथ रेड्डी से बोला, रेड्डी मान गया तुझे? हीरा ढूंढ कर लाया है तू। शेरू भाई इसे देखकर पागल हो जाएंगे। वो वापस रघुनाथ रेड्डी की मेज के पास आया। उसने अपने आदमी को इशारा किया। आदमी ने वह काला बैग मेज पर रख दिया। रघु दादा ने बैग की चैन खोली। अंदर 500 के नोटों की गड्डियां ठुसी हुई थी। यह ले, रघु दादा ने कहा, पूरी 5 पेटी 5 लाख हैं। अब तक का सबसे महंगा सौदा कर रहा हूं तेरे साथ। लेकिन याद रखना, इस लड़की का रिकॉर्ड किसी रजिस्टर में नहीं होना चाहिए। रघुनाथ रेड्डी ने ललचाई नजरों से नोटों को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। दादा, आप बेफिक्र रहो। रोज नामचा डेली डायरी में इसकी कोई एंट्री नहीं है। यह तो हवा का झोंका थी, आई और आपके साथ चली गई। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। रघु दादा ने एक नोटों की गड्डी निकाली और रघुनाथ रेड्डी के मुंह पर मारी। ये ले, मिठाई खा लेना। अब चाबी दे और इसे बाहर निकाल। रघुनाथ रेड्डी ने जल्दी से चाबी का गुच्छा रघु दादा की तरफ बढ़ाया। रघु दादा ने चाबी ली और दोबारा लॉकअप की तरफ बढ़ा।
उसने ताला खोला। चल मेरी जान, तेरा राजकुमार तुझे लेने आया है। उसने मोमिता की तरफ हाथ बढ़ाया। मोमिता अपनी जगह से हिली नहीं। उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। पैसे ले लिए इंस्पेक्टर साहब? मोमिता ने रघुनाथ रेड्डी की तरफ देखते हुए पूछा। मेरी कीमत सिर्फ 5 लाख लगाई। रघुनाथ रेड्डी चौंक गया। लड़की की आवाज में जो आत्मविश्वास था वह उसे खटक गया। चुप कर, ज्यादा जबान मत चला। चुपचाप दादा के साथ जा। मोमिता ने रघु दादा की आंखों में देखा। मुझे ले जाने से पहले सोच लो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अगर मैं इस थाने से बाहर निकली तो तुम लोगों की बर्बादी का सफर शुरू हो जाएगा। रघु दादा जोर से हंसा। अरे डरा रही है मुझे? रघु दादा को। अरे पगली, हम अपनी बर्बादी को भी जेब में रखकर घूमते हैं। चल अब नाटक बंद कर। रघु दादा ने आगे बढ़कर मोमिता का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए लॉकअप से बाहर लाया। मोमिता ने विरोध नहीं किया। वह चाहती थी कि यह लोग उन्हें उनके असली ठिकाने यानी शेरू ठाकुर के पास ले जाएं। सबूत इकट्ठा हो चुके थे। रिश्वत लेते हुए, इंस्पेक्टर सौदा करते हुए गुंडा और बिना एंट्री के गिरफ्तारी। अब बस आखिरी कड़ी बाकी थी, शेरू ठाकुर। चलो, मोमिता ने सपाट लहजे में कहा। देखते हैं तुम्हारा शेरू ठाकुर कितना बड़ा आदमी है। रघु दादा को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि लड़की खुद जाने को तैयार है, लेकिन उसकी खूबसूरती के नशे में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मोमिता को लेकर थाने से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। उसके दोनों तरफ गुंडे बैठ गए ताकि वह भाग ना सके। गाड़ी स्टार्ट हुई और थाने से बाहर निकलकर शेरू ठाकुर की घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी नोटों को गिनने में मस्त था। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिए हैं। और उधर डीएम ऑफिस में एसपी रंजीत वर्मा ने अपने फोन पर एक मैसेज देखा जो मोमिता के जीपीएस ट्रैकर से आया था। रंजीत वर्मा के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी उठाया। अल्फा 1 ब्रेवो 2 टीम तैयार हो जाओ। लोकेशन मिल गई है, शेरू ठाकुर की हवेली। रघु दादा की स्कॉर्पियो एक आलीशान बड्डे सुंदर घर के लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। यह शेरू ठाकुर का किला था। ऊंची ऊंची दीवारें, हर कोने पर बंदूक लिए खड़े पहरेदार और बीच में एक बद्धा सा आंगन। गाड़ी आंगन में रोकी। रघु दादा उतरा और बद्धे गर्व से अपनी मूछों पर ताव दिया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। उतारो मैडम को, जरा संभाल के, शेरू भाई का तोहफा है। मोमिता गाड़ी से नीचे उतरी। उनके चेहरे पर अब डर का नाटक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वह चारों तरफ देख रही थी। ये वही जगह थी जहां से जिले का पूरा क्राइम सिंडिकेट चलता था। रघु दादा मोमिता को लेकर बर्थडे घर के बड़े हॉल में दाखिल हुआ। सामने एक बड़े से दीवान पर शेरू ठाकुर बैठा था। उम्र लगभग 45 साल, आंखों में लाल डोरे, गले में सोने की मोटी चैन और हाथ में भिस्की का गिलास। उसके पैर मालिश कर रहा था एक नौकर। शेरू ठाकुर जिले का वह नाम था जिससे बच्चे भी डरते थे। भाई रघु दादा ने जोर से आवाज लगाई। नजर आना कबूल करो। आज ऐसा तोहफा लाया हूं कि आपकी रूह खुश हो जाएगी। रघुनाथ रेड्डी से 5 पेटी में सौदा करके लाया हूं। शेरू ठाकुर ने आलस में अपनी गर्दन घुमाई। क्या लाया है बे रघु? शोर क्यों मचा रहा है? रघु दादा पीछे हटा और मोमिता सामने आ गई। जैसे ही शेरू ठाकुर की नजर उस लाल सूट वाली लड़की पर पड़ी, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। भिस्की का गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और छन से टूट गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि शेरू भाई का गिलास कैसे गिर गया। शेरू ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका नशा 1 सेकंड में हिरण हो गया। वो दीवान से ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। रघु दादा हंसते हुए बोला, क्या हुआ भाई, पसंद आ गई? ना बोला था ना होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने रघु दादा और उसके गुंडों के पैरों तले जमीन खिसका दी। शेरू ठाकुर लपक कर मोमिता के पास आया और हाथ जोड़ लिए उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, आप डीएम साहिबा, आप यहां इस हालत में? रघु दादा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। डीएम साहिबा, ये क्या बोल रहे हैं भाई? रघु के दिमाग में धमाका हुआ। उसने एक डीएम को किडनैप किया है। शेरू ठाकुर पसीने पसीने हो रहा था। उसे पता था कि मोमिता कुमारी कौन है। नई आई हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है।
मैडम शेरू ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने का नाटक किया। अरे आप यहां क्यों आई? एक बार खबर भिजवा दी होती, मैं खुद कलेक्टेड आ जाता। मेरे आदमियों ने गलती कर दी, उन्हें पता नहीं था कि आप कौन हैं, माफ कर दीजिए। रघु दादा की हवा टाइट हो गई थी। भाई ये डीएम है। शेरू ने रघु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अबे गधे, तेरी अक्ल घास चरने गई है। यह जिले की नई कलेक्टर मोमिता मैडम है। तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। मूर्ख मोमिता, जो अब तक चुप थी, अब अपने असली रूप में आ गई। उनकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। नाटक बंद कर शेरू मोमिता की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। मुझे पता है तू मुझे पहचानता है, और मुझे यह भी पता है कि तू अभी डरने का नाटक कर रहा है। शेरू सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे से डर का भाव धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह वहीं पुरानी कमीनी मुस्कान लौटने लगी। मोमिता ने उंगली उठाते हुए कहा, तेरा खेल खत्म शेरू। तेरे इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी के सबूत मेरे पास हैं। तेरे गुंडे की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और अब मैं यहां तेरे सामने खड़ी हूं। भलाई इसी में है कि तू खुद को और अपने इन पालतू गुंडों को कानून के हवाले कर दे। सरेंडर कर दे, शायद सजा थोड़ी कम हो जाए। यह सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। एक अकेली लड़की गुंडों के गढ़ में खड़े होकर सबसे बड़े गुंडे को सरेंडर करने की धमकी दे रही थी। अचानक शेरू ठाकुर जोर से हंसा। हां 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 हां, उसकी हंसी डरावनी थी। वो मोमिता के करीब आया और बोला, वाह मैडम, मान गए आपकी दिलेरी को। लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे अरेस्ट करेंगी यहां मेरे घर में? अरे मैडम, यहां कानून नहीं, शेरू का सिक्का चलता है। उसने चारों तरफ अपने हथियारों से लैस आदमियों की तरफ इशारा किया। आप डीएम है तो क्या हुआ? अभी आप मेरे कब्जे में हैं। यहां से बिना मेरे इजाजत के बाहर नहीं जाएगी और फाइलों में लिख दिया जाएगा कि डीएम साहिबा गायब हो गई। मोमिता डरी नहीं, वो स्थिर खड़ी रही। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है शेरू। गलती? शेरू हंसा। रुकिए, आपको दिखाता हूं कि मेरी पहुंच कहां तक है। आप तो सिर्फ जिले की मालिक हैं, मेरी सेटिंग तो लखनऊ और दिल्ली तक है। शेरू ने अपना महंगा फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसने जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया ताकि मोमिता भी सुन सके। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। मंत्री जी। घंटी बजी और फोन उठा। हां शेरू, क्या हुआ? उधर से एक भारी और रबदार आवाज आई। ये प्रदेश के एक बहुत बड़े और पावरफुल मंत्री की आवाज थी जो शेरू का आंका था। शेरू ने अकड़ते हुए कहा, प्रणाम मंत्री जी, एक खुशखबरी है और एक छोटी सी समस्या। मैंने आज एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। जिले की नई डीएम, वो मोमिता कुमारी, वह मेरे कब्जे में है। बहुत उछल रही थी तो उठा लिया। अब आप बताइए इसका क्या करना है? ट्रांसफर करवाना है या हमेशा के लिए गायब कर दें? शेरू को उम्मीद थी कि मंत्री जी शाबाशी देंगे या कोई जुगाड़ बताएंगे, लेकिन जैसे ही मंत्री ने नाम सुना डीएम मोमिता कुमारी, उधर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मंत्री के चिल्लाने की आवाज आई जिससे शेरू का फोन हिल गया। क्या बकरा है तू? तूने किसको उठाया है? मंत्री की आवाज में ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत का नाम सुन लिया हो। मूर्ख गद्दे, तूने मोमिता कुमारी को हाथ लगाया? तुझे पता भी है वो कौन है? वो सिर्फ डीएम नहीं है, वो लेडी सिंघम है। उसका सीधा कांटेक्ट पीएम ऑफिस तक है। शेरू का चेहरा उतरने लगा, लेकिन सर वह अकेली आई थी। मंत्री चीखा, अबे चुप कर जाहिल, तुझे पता नहीं है, अगर उसे खरोच भी आई तो सरकार गिर जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। और सुन, तूने उसे उठाया नहीं है, उसने खुद तुझे थनसाया है। वो जरूर किसी प्लान के साथ आई होगी। तू खत्म है शेरू, तू खत्म है। सर, तो मैं क्या करूं? शेरू के हाथ कांपने लगे। जो मर्जी कर, मुझे फोन मत कर। मेरा नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने अपनी मौत को दावत दी है। फोन काट धाए से फोन कट गया। हॉल में फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शेरू ठाकुर, जो अभी शेर बन रहा था, अब भीगी बिल्ली की तरह खड़ा था। उसके हाथ से फोन फिसल कर गिर गया। रघु दादा और बाकी गुंडे दहशत में आ गए। अगर मंत्री जी इतना डर रहे हैं तो यह लड़की कोई साधारण डीएम नहीं है। मोमिता ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर अब जीत की मुस्कान थी। सुना तूने शेरू? मोमिता ने शांत आवाज में कहा। तेरे आका ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे जूतों पर गिरकर माफी मांग और हथकड्डी पहन लें, या फिर तभी बाहर से सायरन की आवाज आने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियों के सायरन।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पुलिस फोर्स ने हवेली को घेर लिया हो। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। मौमिता ने अपनी कलाई घड़ी देखी और मुस्कुराई। एएसपी रंजीत वर्मा बिल्कुल टाइम पर। शेरू ठाकुर घुटनों के बल बैठ गया। उसका साम्राज्य हिल रहा था। घर के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज इतनी तेज थी कि शेरू ठाकुर के गुंडों के दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने यह साफ कर दिया था कि आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मौमिता को ढाल बनाना चाहा, लेकिन मौमिता ने गुंडों को गिरा दिया। तभी एसपी रंजीत वर्मा पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आए। गुंडे पकड़े गए भ्रष्ट इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी भी गिरफ्तार हुआ। भागते हुए शेरू को मौमिता ने रोक लिया। सामने कानून देखकर वह घुटनों पर बैठ गया। उसे हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया गया। अगली सुबह जनता ने डीएम मौमिता की तारीफ की। लोगों को समझ आ गया कि डर नहीं, कानून सबसे ताकतवर है। कानून की जीत हुई की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। जय गुरुदेव।